सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसपी लर्न फ्रॉम पीवाईक्यू सीरीज़। और आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू, जो कि रहने वाले हैं आपके जेकेपी कांस्टेबल का जो सेक्शन था इंग्लिश का, उसके रिलेटेड उसी का हम एनालिसिस करेंगे। आपको पता है उस एग्ज़ाम का जो लेवल था इंग्लिश की, अगर मैं बात करूँ तो 10th लेवल के हिसाब से उसमें इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड आई थी। तो आप सोच सकते हो जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होंगे, जैसे एसआई है या एनटी का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आपको इस हिसाब से ही तैयारी करनी होगी, ठीक है, एडवांस लेवल की। तो चलते हैं, टोटल आज 25 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जो कि रहने वाला आर्टिकल टॉपिक से। क्वेश्चन है, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन डैश एमबीए प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल। अब देखो, एमबीए ये लिखने में तो ऐसे लिखेंगे हम एमबीए, लेकिन इसकी जो साउंड आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे ई एम बी ई ई वाई। अब एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें इसकी साउंड देखनी पड़ेगी। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एमबीए, एमए, तो ऐसे जो एमबीबीएस, तो ऐसे वर्ड्स पे हम पहले उनकी साउंड देखेंगे। इसकी साउंड जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, एमबीए। अब ई क्या है, एक हमें पता है वॉवल है, तो वॉवल के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। नेक्स्ट ब्लैंक है, एट डैश यूनिवर्सिटी टू एनहेंस हिज बिजनेस स्किल। अब इसमें भी हम साउंड चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे तो ये वावल है, लेकिन इसकी साउंड कैसे आ रही है, कुछ इस प्रकार से आ रही है, वाई यू एन आई और आगे वर्सिटी। तो वाई क्या है, हमें पता है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ। तो क्या हो जाएगा, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन एन एमबीए प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी टू एनहांस हिज बिजनेस स्किल, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स और ऐसे ही कुछ टिपिकल वर्ड्स जो आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, मैं वहाँ पे पूरा उसका एक पीडीएफ डाल दूँगा, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वर्क एट डैश कंपनी न्यूयॉर्क डैश कंपनीज कार्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस। ये भी आर्टिकल से रिलेटेड है। अब देखो, यहाँ पे कोई कंपनी जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, और हमें पता है जो चीज़ स्पेसिफिक ना हो उसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जैसे अ और एन। लेकिन यहाँ पे सी से शुरुआत हो रही है, जो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, अ। आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क डैश कंपनीज कार्ड ग्लोबल टेक। अब उस कंपनी के बारे में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो कौन सी कंपनी है, ग्लोबल टेक। तो अब डेफिनेट बना दिया गया है, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। आई वर्क एट अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, द कंपनी इज कार्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें एडवर्ब क्लॉज ढूंढनी है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। अब देखो, सबसे पहले क्लॉज समझो क्या होता है। क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज सबसे पहले एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे किसी सेंटेंस पे डिपेंड रहना पड़ता है उसका मतलब पूरा करने के लिए, ठीक है। और ये एडवर्ब क्लॉज जो है, ये किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि जो जो एक्शन है वो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किस कंडीशन पे हुआ, ठीक है। जैसे एक शॉर्टकट, आप एक ट्रिक याद रख लो, जब भी सेंटेंसेस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे ऑल्दो हो गया, ठीक है, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, ठीक है, या इवन दो हो गया, इवन दो। जब भी सेंटेंस इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं ना, तो वो एक कंट्रास्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ होने के बावजूद एक चीज़ उसमें हो रही होती है, मतलब वो कंट्रास्ट करता है दो सेंटेंसेस के बीच में। अब इसमें देख लेते हैं, लिखा हुआ, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। उन्होंने अपनी हाइक कंटिन्यू रखी, हालांकि बारिश हो रही थी। तो ऐसे क्लॉजेस जो कंट्रास्ट बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस। यहाँ पे एक ऑल्दो क्या है, हमें पता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये एक एडवर्ब क्लॉज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऑल्दो ही इज़ पुअर,
ही इज हैप्पी। अब देखो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दो सेंटेंसेस हैं, ही इज़ हैप्पी और ऑल्दो ही इज़ हैप्पी। अब ये जो ऑल्दो ही इज़ हैप्पी है, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसको इस वाले पार्ट पे डिपेंड होना पड़ रहा है। और दोनों में कंट्रास्ट है, मतलब वो गरीब तो है लेकिन साथ साथ खुश भी है, तो दोनों में कंट्रास्ट आ रहा है। तो ऐसे ही क्लॉजेस को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, और जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप उन्हें नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यू, इसमें हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ढूंढनी है। अब समझ लो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसका खुद का एक पूरी की पूरी ऐसी क्लॉज जिसका खुद का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, मतलब उसे किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये एक इनकम्प्लीट था, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज थी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इसे इस पे डिपेंड होना पड़ा। ठीक है, इसे इससे इस पे डिपेंड होना पड़ा। लेकिन इस केस में क्या है, अगर मैं देखूँ इन्हें, यहाँ पे हमें बोला हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज बताओ। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बताया कि जिसका खुद का पूरा मीनिंग हो और दूसरे सेंटेंस पे उसे डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड, कंजंक्शन लगा हुआ है, बताया एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है, देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। अब हमें पता है यहाँ पे ये कंजंक्शन है और ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एक तो सेंटेंस ये है यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, और एक सेंटेंस है यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। इन दोनों को इस कंजंक्शन ने जोड़ के रखा हुआ है। अब देखो यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये बिल्कुल एक कंप्लीट क्लॉज है, इसे किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा भी देख लेते हैं, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, ये भी तो अपना एक कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, ये भी क्या है, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हैं, बोथ ए एंड सी। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज पोजेसिव प्रोनाउन। अब समझो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जिनको नहीं आता है वो मेरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और उन्हें नोट्स बना के लिखेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आए तो आप इजीली उन्हें कर पाएँ। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन समझते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है ना जो किसी चीज़ की, किसी भी पर्सन की कोई ओनरशिप शो करता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा है, ये उसका है, तो ये सब क्या है, पोजेशन शो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पोजेसिव प्रोनाउन की, एग्जाम्पल आपने सुन रखे होंगे, जैसे माइन, योर्स, हिज या हर्ष, तो ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। द टीम मेंबर फ्रिक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, नहीं, कोई पोजेशन नहीं शो हो रहा है इसमें। देयर वॉज ए पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय, इसमें भी कोई पोजेशन वाली चीज़ मेरे को नज़र नहीं आ रही। हाँ, थर्ड में आ रही है, द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, जो कैट है वो उसकी है, मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो कैट का पोजीशन शो हो रहा है कि वो उसकी है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी पार्ट। सी पार्ट में है जो पोजेसिव प्रोनाउन शो कर रहा है। ठीक है, चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन द बिलो सेंटेंस। हमें बताना है ये कौन कौन से प्रोनाउन है जो जो अंडरलाइन किए गए। एक योर सेल्फ है, ओके, हमें पता है जैसे सेंटेंस जो होते हैं योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, तो इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो योर सेल्फ है, तो सबसे पहली बात तो ये पर्सनल तो होगा नहीं और ना ही डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, या तो ये आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब हम बात करते हैं यू की। यू एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले समझ लो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, राम वर्क्स इन स्टील कंपनी, राम वर्क्स हार्ड। अब देखो सेंटेंस काफ़ी ऑड लग रहा है, जैसे राम वर्क्स इन स्टील, राम वर्क्स हार्ड, दो दो बारी राम का यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे राम को अवॉइड करके यहाँ पे ही भी तो लिख सकता हूँ।
राम वर्क्स इन स्टील कंपनी, ही वर्क्स हार्ड। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि राम की ही बात कर रहा है ये जो ये ही है, ये राम की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है यू, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, योरसेल्फ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 7th आपको पता है होमोफोन्स है। अब मैं होमोफोन्स के लिए आपको एक बुक रेफर कर देता हूँ। देखो, क्योंकि हमें पता है जो होमोफोन्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये सब आते ही रहता है जेके एसएसबी एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आता है। तो इसके लिए आपको ब्लैक बुक से पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ऐसे होमोफोन्स हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन वोकेबलरी के लिए आपको सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, वोकेबलरी के लिए आपको वर्ड्स रटने नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो रटनी है वो आपको ये होमोफोन्स रटने हैं और फ्रेजल वर्ब्स, जो कि हर एक एग्जाम में कॉमन है, पूछा ही जाता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में होमोफोन्स है। पूछा हुआ द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। एक एक वर्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है। देखो, ये जो ह्यू होता है ना, इसका मतलब होता है कट करना या चॉप करना। क्या मतलब होता है, कट करना या चॉप करना। ह्यू जैसा कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है। और इसका मतलब होता है किसी कलर की शेड, किसी कलर की, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे समझ जाना, कलर है शेड, ठीक है। और ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। अब देखो कितना इजीली एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी और डी कोई वर्ड ही नहीं होते। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट। उसने काफ़ी सारे कलर्स को मिक्स किया जिससे उसे एक परफेक्ट शेड मिल गई। तो परफेक्ट शेड मैंने आपको बदला किसकी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा HUE, किसी कलर की परफेक्ट शेड। तो होमोफोन्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उन्हें ईजिली टैकल कर सको। 8th क्वेश्चन है, ये भी एक होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलेबल डैश विथ प्रिसिशन while the apprentice demonstrated his dash by tirelessly working late into night। अब देखो, पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। द ब्लैक स्मिथ शेप द मैलेबल, मैलेबल क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को थिन शीट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। मेटल जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेटल। सबसे पहले हमें पता है मेटल, METAL, तो मेटल तो हो गई, इसमें मेटल है और इसमें मेटल है। दूसरा है वाइल द अप्रेंटाइज डेमोन्स्ट्रेट। अप्रेंटाइज क्या होता है, जो नई एक जो बंदा एक नई स्किल सीख रहा होता है, तो उसने क्या किया, अपना मेटल दिखाया, मतलब एक तजुर्बा दिखाया, अपना एक एफर्ट दिखाया। तो उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मेटल, METTLE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले में आ जाएगा मेटल, दूसरे में आ जाएगा मेटल। तो होमोफोन्स होते ही हैं जिनका सिमिलर, जो सिमिलर साउंड करते हैं, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ये भी देखो होमोफोन से क्वेश्चन है। अब इसमें मैच द फॉलोइंग है, पैटर्न चेंज हो गया यार। तुम लेवल देख रहे हो, कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा लेवल पूछा हुआ है, तो सोच लो जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होंगे जैसे NT या SI, उसमें किस लेवल का आएगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पे स्टार्क का मतलब होता है, सीधे समझ लो, तना कहते हैं ना, तना, पेड़ का तना, तो स्टार्क को वही कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा मैथोपोलिस का हो जाएगा 4, पेड़ के तने को हम स्टॉक कहते हैं। अब रियम क्या होता है, आपने अपने किचन में देखा होगा, एक मशीन होती है जिससे हम जूस निकालते हैं, ठीक है। उसमें एक मतलब ड्रिल टाइप का एक फंक्शन होता है, वो किसी पर्टिकुलर फ्रूट पे ड्रिल करती है तो उससे जूस एक्सट्रैक्ट होता है। तो रियम क्या हो जाएगा, किचन यूटेंसिल यूज टू एक्सट्रैक्ट जूस। अब क्योरी क्या होती है, जहाँ से हम प्रीशियस स्टोन्स निकालते हैं, मतलब एक ऐसी खदान होती है जहाँ से प्रीशियस, हम जो प्रीशियस स्टोन्स है उन्हें माइन करके बाहर निकालते हैं। तो क्वेरी क्या हो जाएगी, ए साइट फॉर माइनिंग स्टोन। अब बार्क क्या होता है, आपको होता है बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, जैसे जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें जो छाल कहते हैं ना, जैसे कवरिंग जो होती है, तो उसी को हम बार्क बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आ गया 4, सेकंड का आ गया थर्ड, थर्ड का आ गया फर्स्ट, और फोर्थ का सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा D। 10th क्वेश्चन है, yesterday the wild animals yesterday the wild animal destroyed crops at a nascent stage and caused huge losses to the farmers। अब इन क्वेश्चन को ना सिंपली टैकल किया करो, शुरू से देखा करो, ठीक है। पहले हम राइट साइड से देखेंगे क्या क्या एरर आते जा रहे हैं। पहले येस्टरडे जो है, हमें पता है जो बात चल रही है वो पास्ट की चल रही है, तो कॉज तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज्ड।
प्रेजेंट थोड़ी ना आएगा अगर पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, यहाँ पे एरर हो जाएगा, कॉस्ड आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 10th है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड बाय रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। अब इसमें भी देखो ग्रांटेड है, पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे गेट आ गया, नहीं प्रेजेंट की बात हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट वर अफेक्टेड भी यहाँ पे सही हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसे वर लगा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सी पार्ट। तो देखो ये दोनों जो एरर वाले क्वेश्चन थे वो टेंसेस के हैं, तो टेंसेस में आपको फिलअप्स भी आ सकते हैं और ऐसे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पंक्चुएशन वैसे एनटी और एसआई के एग्जाम में है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता किसी जेकेएसएसबी के एग्जाम में आ ही जाए, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब देखो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है करेक्ट है। पहले देख लो सिमिलर सेंटेंसेस है सारे, बस पंक्चुएशन ही देखना हमने किस में सही है। तो देखो यार, जब भी ये जो पार्ट है ना, जैसे ये आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट शी सेड, सब में है, ये कॉमन है, ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये जो शी जो एक लड़की होगी, तो इसने इसका डायलॉग बोला है, ठीक है, इसने इसकी बात की है। जब भी हम किसी दूसरे बंदे का बात करते हैं तो उसे हमें हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए उस लड़की ने इस पर्टिकुलर बंदे की बात की जिसने ये कहा होगा, लड़की ही है ये भी। तो इसकी जब वो बात कर रही है, मतलब उस लड़की ने किसी दूसरे लड़की की बात की है, तो उसका जो पार्ट रहेगा वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ठीक है। आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट शी सेड, फिर थोड़ा सा पॉज आएगा, इसलिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हर आई स्पार्कलिंग विथ एक्साइटमेंट, सेंटेंस खत्म हो गया, तो फुल स्टॉप आ गया। फिर दूसरी बात चली, इट स्टार्ट्स एट 7 PM, फिर थोड़ा सा पॉज, सो वी शुड लीव बाय 6:30 PM, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं बाकी में क्या गलत है। आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट, यहाँ पे अगर एक्साइटमेंट आ गया तो हमें पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, इंटरजेक्शन आई, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को इंटरजेक्शन में ही आ जाता है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी है, आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। डी है, आई कांट वेट फॉर द कंसर्ट शी सेड हर्स आई स्पार्कलिंग विथ एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट एट 7 PM, सो वी शुड लीव बाय 6:30 PM। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे इसने पॉज था, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट। 13th क्वेश्चन है, इसमें भी अभी पंक्चुएशन देखनी है। देखो, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड, उसने कहा, तो ये भी किसी दूसरे बंदे ने बोला हुआ है, तो इसको हम क्या रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। तो यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क भी तो आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अब ये साइनोनिम्स एंटोनिम्स, मैंने आपको पहले ही आपको इसकी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि आप जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आपकी उतनी ही ज़्यादा वोकैब स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। 14th क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा है क्विबल का। अब क्विबल का मतलब होता है जो बंदा छोटी मोटी बातों पे झगड़ा करे, ठीक है, उसे हम क्विबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम हो जाएगा प्रीवेरिकेट। अब देखो यार, साइनोनियम ना एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है किसी वर्ड का, मतलब अगर नियर बाय भी होगा ना तो हम उसको थोड़ा साइनोनियम समझेंगे, क्योंकि जो प्रीवेरिकेट का जो मतलब होता है वो एक्चुअल मतलब होता है जो छोटी मोटी बात पे चिढ़ के झगड़ा करे, ठीक है। तो क्विबल का ये साइनोनिम हो जाएगा। इसका तो मतलब होता है रेजोल्यूशन, जब हम दो बंदे लड़ाई करते हैं उनके बीच में सुलह हो जाती है तो इनको हम क्या करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। इसका तो मतलब होता है अप्रूव करना, एग्री करना या किसी चीज़ से अप्रूव करना। 15th क्वेश्चन है टेनेशियस। टेनिशियस का हमें साइनोनिम बताना है। टेनिशियस मतलब होता है यार, कहता है ना नेवर गिव अप, जो बंदा हार नहीं माने, मतलब काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट हो, डिटरमाइंड हो अपने वर्क को लेके। और एक नेगेटिव वर्ड भी आ जाता है जिसका मतलब ज़िद्दी होता है, ठीक है। अब इसका आंसर तो इन्होंने स्टॉन्च दिया हुआ है। स्टॉन्च का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो लॉयल होता है, लेकिन नियर बाय मीनिंग हमें बताना है, तो इसका आंसर स्टॉन्च ही हो जाएगा, ठीक है।
अब टाइम्ड का मतलब तो हमें पता है, डरपोक होता है जो डरते रहता है, डरपोक। वैसिलेटिंग का मतलब होता है डाउटफुल। और हाँ, इसका मतलब डाउटफुल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉन्च। 16th है ओकल्ट। ओकल्ट का बताओ। अंटोनियम पूछा है इस बार, और अंटोनियम आइडेंटिफाई करना इजी होता है क्योंकि बाकी सारे इसके साइनोनियम हो जाते हैं, एक उल्टा होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। यार ऑकल्ट का मतलब होता है ना मिस्टीरियस, जो चीज़ मतलब सुपर नेचुरल हो, थोड़ी मिस्टीरियस हो, जादू टोना रिलेटेड जो वर्ड होती है उसके हम अकल्ट कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? फैथोमेबल। फैथोमेबल का होता है जो चीज़ रियल हो, ठीक है, जो चीज़ हमें रियल लगे उसे हम क्या बोलते हैं? फैथोमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, मैंने आपको बताया ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, जो सुपर नेचुरल चीज़ होती है, जैसे ब्लैक मैजिक, मिस्टीरियस, हिडन चीज़ जो होती है। तो ये तीनों जो है इनका भी मतलब ऑकल्ट का ही होता है, सेम मतलब रखते हैं। लेकिन फैथोमेबल जो होता है, अब जैसे जो सुपर नेचुरल चीज़ होती है हम ऑब्वियस सी बात है उस पर यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फैथोमेबल होता है इसका मतलब होता है कम्प्रिहेंसिव, और जो चीज़ ईजिली हम समझ सकें और जो रियल में भी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें गाइल। गाइल का मतलब होता है धोखा देना, बहुत चालाकी से धोखा दे देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं गाइल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंडर, जो ऑनेस्ट रहता है, जो धोखा नहीं देता। तो ये तीनों जो हैं वो गाइल के सेंटोनियम्स हो जाएंगे। मतलब गाइल का भी वो मतलब होता है जो ट्रिकरी, डिसेट और सब्टरफ्यूज का होता है, ठीक है। तो देख लो कितना ईजी है। अगर एक हमें पता हो तो बाकी तीन तो उसके साइनोनियम हो जाएंगे। जैसे ये जो ट्रिकरी, डिसीट और सब्टरफ्यूज है, ये क्या है? इसके गाइल के साइनोनियम्स है। लेकिन कैंटर एंटोनियम है जिसका मतलब होता है ऑनेस्ट। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एनालॉजी है, इसको भी देख लेते हैं। ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सिलेबस में मेंशन था तो पूछ लिया, लेकिन एनटी के सिलेबस में नहीं है तो नहीं आ सकती उसमें, और ना ही ऐसे ही के। लेकिन कर लेते हैं इसको भी, क्या पता इन फ्यूचर एग्जाम्स में आ ही जाए। अब जैसे है कंपेंशन, इसका साइनोनियम है एम्पैथी। तो एरोगेंस का क्या होता है? हमें पता है प्राइड का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा अकड़ू होता है ना। तो एरोगेंस किसके अंदर होती है? अकड़ू बंदे के अंदर ही होती है। तो एरोगेंस का क्या हो जाएगा? प्राइड। हाँ। अब देखो, जब भी हम कोई एडवेंचर करते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है। जब भी हमें डर लगता है तो, जब भी कोई डेंजर दिखता है तो क्या लगता है हमें? डर। व्हीलर नहीं होगा, करेज भी नहीं होगा, फॉर्टिट्यूड भी नहीं होगा। अब ये आ चुके हैं हमारे पास ईडीएम। जो है विल ओ द विस्प। देखो, विल ओ द विस्प होता है ना, मतलब इल्यूजन से हमें जो चीज़ होती नहीं है लेकिन तब भी हम मानते हैं कि ये चीज़ होती है, और वो हमें एक गलत रास्ते पे ले जाती है, भटका देती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एन illusion pursuit that is captivating but ultimately unattainable often led one astray. डेज ऑफ रेकनिंग, जिसे हम कर्मा भी कहते हैं। कहते हैं ना कि यार हर बंदे को उसके कर्मों का फल मिलेगा। मतलब अगर उसने बुरा काम किया होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिलेगी एंड ऑल, और जिसने अच्छा काम किया होगा उसको अच्छी चीज़ें होंगी उसके साथ। तो उसका क्या आंसर होगा? रिफ्लेक्शन फेज एंड इंट्रोस्पेक्शन लीडिंग टू सेल्फ डिस्कवरी विदाउट एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये देखो फ्रेजल वर्ब्स आ गई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बुक बोल दिया आपको, ब्लैक बुक। सारे क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाएंगे, ब्लैक बुक। नया एडिशन ले लो, उसके पास नहीं है। He has been in the hospital for several days, but the doctor are hopeful that he will be pull through। क्योंकि पुल थ्रो का मतलब क्या होता है? जब कोई बहुत ही ज़्यादा जो लीथल इलनेस होती है उससे वापस से
रिकवर हो जाना, तो पुल थ्रू का यही मतलब होता है। अब ये फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं यार, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल करियर चॉइस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल लुक डाउन अपॉन हर। लुक डाउन अपॉन हर का मतलब होता है एक डिसरिस्पेक्ट वे में उसे ट्रीट करते हैं क्योंकि उसने एक अनकन्वेंशनल कैरियर चूज किया। 24th क्वेश्चन है, as they navigated through the dense forest they stumbled dash an ancient ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation। इसका आंसर क्या होगा? they stumbled upon का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ डिस्कवर कर लेना। उन्होंने एक खंडहर, बहुत ही पुराना खंडहर डिस्कवर कर लिया जब वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे। तो क्या आ जाएगा? स्टम्बल्ड के साथ अगर अपॉन आ गया तो इसका मतलब समझ लेना कोई चीज़ अचानक से डिस्कवर हो चुकी है। 25th है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, शी वॉक डैश द बस्लिंग मार्केट टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड इंटाइसिंग सेंस ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। वो मार्केट के अंदर जब जा रही थी तो उसने नोटिस किया वाइब्रेंट कलर्स और काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेश महक उसने महसूस की। तो क्या आ जाएगा? वॉकड थ्रू। देखो यार, अब कुछ लोग सोचेंगे कि वॉक इनसाइड भी आ सकता है, लेकिन वॉकड इनसाइड तब आएगा ना जब वो जाके सिर्फ मार्केट में जाके खड़ी होगी, उसका एक्शन नहीं हमें पता चल रहा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जब वो मार्केट से गुजर रही थी तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो वाइब्रेंट कलर है वो देखे, एक जो फ्रेश सेंट थी, फ्रेश महक थी, उसे महसूस किया। तो वो मतलब उसकी एक्टिविटी हो रही थी, वो मार्केट के अंदर से गुजर रही थी। तो क्या आ जाएगा? वॉक थ्रू। ये आंसर हो जाएगा वॉक, ठीक है। आंसर देख लेना। तो गाइज ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आप में इसमें 25 में से 20 के ऊपर आ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही है। अगर नहीं आ रही तो आपको अभी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये लेवल कांस्टेबल के हिसाब से तो मुझे थोड़ा हार्ड लगा था क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम था। लेकिन आपको ये सबक सीखना है कि जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होंगे तो उनका लेवल क्या होगा, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, ऐसा ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। थैंक्स।